हेलो टू एवरीवन। सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ड्यूट्रॉन जो है इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या कहता है और साथ ही साथ जो टिफर है, सीएसआर नेट है, गेट है, इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि बेस्ड रहेंगे ड्यूट्रॉन पर, इनको भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो देखो, जब ड्यूट्रॉन की हम लोग बात करते हैं तो ये ड्यूट्रॉन न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एटॉमिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, मैग्नेटिक मोमेंट का, और क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख करके, जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने का, है ना। इस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमें पता रहना चाहिए पहले से। तो ड्यूट्रॉन की हम प्रॉपर्टीज़ जानेंगे और वो प्रॉपर्टीज़ ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो सीएसआर नेट है, टिफर है, गेट है, इन एग्जाम्स में जो पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ड्यूट्रॉन से बेस्ड, उनको हम लोग जान लेंगे। ठीक है, किस प्रकार से वो क्वेश्चन को आप लोग डील कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूट्रॉन क्या है। तो देखो, एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, एक हैवी आइसोटोप, ठीक है, हैवी आइसोटोप, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन का होता है ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम। और ये जो ड्यूटेरियम है हमारे पास में, इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, और इसका जो न्यूक्लियस है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूट्रॉन। ठीक है, सो ड्यूट्रॉन इज द न्यूक्लियाई ऑफ द ड्यूटेरियम। ठीक है, जो ड्यूटेरियम है उसका न्यूक्लियस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्यूट्रॉन, जो क्या कंसिस्ट कर रहा होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन कंसिस्ट करता है। अब क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो हम लोग जब न्यूक्लियन और न्यूक्लियर इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें क्या है कि एक सबसे सिंपलेस्ट केस लेकर के चलना होता है एज ए रेफरेंस, ताकि हम लोग आगे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के लिए जनरलाइज कर सके चीज़ों को। तो ड्यूट्रॉन हमारे लिए सिंपलेस्ट बाउंड स्टेट सिस्टम का काम करता है। ठीक है, तो एक बाउंड सिस्टम है, इसका बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, क्वाड्रपल मोमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर। तो पहले हमें ड्यूट्रॉन के बारे में जानना था। तो ड्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, है ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके सिस्टम के अंदर जो है आपको 2 न्यूट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स ऐसा देखने को मिले, है ना। तो फिर ऐसा हो जाएगा कि पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो क्या कर जाएगा, वायलेट कर जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर एक न्यूट्रॉन है तो एक प्रोटॉन यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर के। तो सबसे पहली जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यही है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। तो एक्सपेरिमेंटली जब इसको डिटरमाइन किया गया बाइंडिंग एनर्जी को थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो यहाँ पर इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट होकर के सामने आती है 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हम जानते हैं कि आयरन का होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसके मुकाबले काफ़ी कम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी है ड्यूट्रॉन की वो काफ़ी कम है, इसलिए हम इसे एक वीकली बाउंड सिस्टम कह सकते हैं। तो एक वीकली बाउंड सिस्टम है सच दैट ड्यूट्रॉन स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि इसे स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में डिके करना पड़ेगा या फिर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में डिके करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स ड्यूट्रॉन इज द स्टेबल न्यूक्लियाई एंड इट इज वीकली बाउंड सिस्टम, वीकली बाउंड सिस्टम। ठीक है, एंड इट इज द सिंपलेस्ट बाउंड स्टेट सिस्टम। सिंपलेस्ट क्यों कहा मैंने, क्योंकि एक ही न्यूट्रॉन एक ही प्रोटॉन यहां पर मौजूद है। तो ये पहली प्रॉपर्टी आती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्वाड्रपल मूवमेंट से है। आपको पता है न्यूक्लियर फिजिक्स में क्वाड्रपल मूवमेंट ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर है उसकी शेप किस प्रकार की है, कि भाई स्फेरिकल शेप है, ओबलेट शेप है कि प्रोलेट शेप है। इस बात पे अगर Q का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि एग्जैक्ट हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, यानी वेव फंक्शन जो होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर Q का वैल्यू हम देखें क्वाड्रपल मूवमेंट, तो यहाँ जो क्वाड्रपल मूवमेंट होता है इसका वैल्यू लगभग आप देखें 2.3 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर जो है -3, ठीक है, लगभग बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, और इंटू में बार में ये हमारे पास होता है। बार जो है इसकी यूनिट होती है और एक बार में 10⁻⁻27 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वैल्यू नॉन जीरो तो नहीं है, सॉरी जीरो तो नहीं है ना, नॉन जीरो वैल्यू है, और साथ ही साथ ये वैल्यू पॉजिटिव में मिल रही है मेरे को। और जब वैल्यू पॉजिटिव होती है क्वाड्रपल मूवमेंट की तो शेप बनती है प्रोलेट। ठीक है, प्रोलेट शेप जो हमारे पास बनती है। अब क्योंकि ये एक स्फेरिकल शेप नहीं है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है सामने कि जो एस स्टेट हमारे पास होती है वो तो स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है और ये भी स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट एस स्टेट ओनली नहीं है।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट जो ड्यूट्रॉन का है वो ओनली एंड ओनली ऐसे स्टेट नहीं है, उसके साथ में कोई दूसरे स्टेट भी उसके साथ मिक्स्ड है, इसीलिए मुझे यहाँ क्वाड्रपल मूवमेंट का वैल्यू 0 नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव में वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट ये हम लोग कैसे पता लगाएं, है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कितना होता है इस ड्यूट्रॉन का, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एटॉमिक फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है दरअसल, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि ड्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और ग्राउंड स्टेट मतलब एस स्टेट, तो एस स्टेट के लिए आप अगर मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप कैलकुलेट थ्योरेटिकली कर सकते हैं, एक एटॉमिक फिजिक्स में फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले की सहायता से। ठीक है, और CSR नेट में तो एक बार वो फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली दे रखा था और उससे जुड़ा हुआ जीमन इफेक्ट से एक क्वेश्चन जो है पूछ रखा था। ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिलेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो वो फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखें, म्यू का वैल्यू होता है यहाँ से, ठीक है, हाफ ऑफ, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, ठीक है, GS प्लस में, सॉरी GS नहीं GP है ना, प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए, तो GP प्लस GN, ओके, एंड देन S वेक्टर डॉट J वेक्टर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हाफ L वेक्टर डॉट J वेक्टर, ब्रैकेट लगाइए, म्यू n, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, दिस इज म्यू n, एंड डिवाइड बाय J ऑफ J प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास होती है। इसमें जो है ना फर्स्ट जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को, जो कि इंटरेक्ट कर रहा है J के साथ। ठीक है, तो ये GP और GN क्या चीज है, ये GP GN G फैक्टर है फॉर द केस ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर द केस ऑफ न्यूट्रॉन। कई बुक्स में GSP और GSN भी लिखा रहता है, वो जो S सबस्क्रिप्ट है ना वो रिप्रेजेंट करता है स्पिन को, और ये जो P और N सबस्क्रिप्ट है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है, ये जो दूसरी वाली टर्म है ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, L वेक्टर जो है ये किसके साथ में कपल कर रहा है, J वेक्टर के साथ। ये हाफ फैक्टर कहां से आया, यह फैक्टर हमारे पास आता है कि जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उनका एंगुलर मोमेंटम लगभग बराबर होता है, क्योंकि उनका जो मास है वो लगभग बराबर है, MP और MN का वैल्यू लगभग बराबर होता है। इस वजह से जब हम टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं ना तो वो होता है प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन का, और ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा क्योंकि इन दोनों का मास लगभग बराबर होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ द LP, और इससे दैट LP का वैल्यू हो जाएगा L वेक्टर बाय 2, तो वहां से आता है ये L वेक्टर बाय 2, और म्यू n तो इसका यूनिट होता ही है। ठीक है, इसमें जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को, ये होता है। ओके, और फिर यहाँ पर जब मैग्नेटिक मोमेंट आप S स्टेट के लिए कैलकुलेट करते हैं एक बार, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं एक बार, यहाँ जो GP और GN का वैल्यू है, ठीक है, ये आपको क्या होता है क्वेश्चन में पहले से दिया रहता है और न्यूमेरिकल यहाँ से बना दिए जाते हैं, जैसे ट्यूटोरियल शीट होता है यूनिवर्सिटी के इसके अंदर, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन बना दिया, या फिर हो सकता है किसी एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ स्टेट के लिए किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, और हो सकता है ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दे दे। ठीक है, तो देखो इसमें GP और GN का वैल्यू खुद से देता है, बट फिर भी मैं इसका वैल्यू बता देता हूँ लगभग कितना होता है। ठीक है, GP का वैल्यू तो होता है 5.585, ठीक है, और इसका वैल्यू नेगेटिव में होता है, नेगेटिव माइनस में ये होता है 3.826, ये वैल्यू होता है 3.826। ओके, तो अब इसे सोल्व करते हैं एक बार S स्टेट के लिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बट अगर आप S स्टेट के लिए सीख जाएंगे तो D स्टेट, P स्टेट, आप सभी स्टेट्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और उसका यूज क्यों हो रहा है मेरे को, उसका यूज इसलिए है क्योंकि जब मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं तो ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया S स्टेट। तो पहले मैं ये तो पता करूं कि थ्योरेटिकली S स्टेट में जो ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है वो आती कितनी है, और फिर जब एक्सपेरिमेंटली जब हम मेजर करते हैं तो क्या वो वैल्यू इससे मैच कर पाती है कि नहीं। अगर मैच कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच करती है तो फिर वहां से कुछ निकालते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो देखो यहां पर थ्योरेटिकली हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो देखो सबसे पहले तो S वेक्टर डॉट J वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे हाफ ऑफ S स्क्वायर प्लस J स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो S डॉट J लिखते हैं ना तो ये S भी पॉजिटिव में आएगा और J भी पॉजिटिव में आएगा, एंड माइनस में L स्क्वायर। ओके, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट J इज इक्वल टू L प्लस S। ठीक है, इस प्रकार से होता है, और फिर S और J को आप एक तरफ रखने के लिए कह सकते हैं कि इस S को इस तरफ लेकर के आए, एंड देन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यू विल गेट द सेम। ओके, नेक्स्ट इज L वेक्टर डॉट J वेक्टर। इसी प्रकार से L वेक्टर डॉट J वेक्टर हो जाएगा हाफ ऑफ L स्क्वायर प्लस J स्क्वायर, एंड माइनस में होगा S स्क्वायर। ठीक है, और ये जो S स्क्वायर है, L स्क्वायर है, J स्क्वायर है, इन सब का वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। ये होता है S ऑफ S प्लस 1, ठीक है, H कट स्क्वायर भी आता है साथ में। ठीक है, फिर यहाँ पर J ऑफ J प्लस 1, L ऑफ L प्लस 1, इस प्रकार से। अब S स्टेट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, S स्टेट की जब हम बात करते हैं तो इस केस में S स्टेट के लिए आप लोग देखते हैं S स्टेट के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। L का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है।
ओके। और ध्यान रखेंगे कि ड्यूट्रॉन के केस में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, न्यूक्लियर रिएक्शन से ये भी आया है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है ड्यूट्रॉन का वो 1 के बराबर होता है, और जो पैरिटी होती है वो इवन होती है, यानी कि अगर मैं इसमें जे पाई लिखूं तो 1 प्लस होता है, ध्यान रखना है, ठीक है, ड्यूट्रॉन के लिए। अब जब L का वैल्यू 0 होगा ऐसे स्टेट के लिए और J का वैल्यू ड्यूट्रॉन में 1 होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट, बताओ S का वैल्यू कितना होगा? S का वैल्यू क्या पॉसिबल है? 1 ही पॉसिबल है, ठीक है। और S मतलब क्या हो गया? Sp प्लस Sn, तभी तो ये 1 आएगा ना। देखो ये हाफ और हाफ ऐड होकर के ही तो 1 आएगा। इसका मतलब जो ये स्पिन्स हैं इसके प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के, दे आर पैरेलल, ठीक है, वो हमारे पास कैसे हैं? पैरेलल स्पिन्स हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज अगर आप यहां पर पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट थ्योरेटिकली, तो आप कैलकुलेट करिए। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में दिस हाफ, देन जीपी प्लस जीएन, इन दोनों का आपने ऐड करना है, ठीक है। तो 5.585 एंड माइनस में हो गया 3.826, ठीक है, ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया। फिर इसके बाद एस वेक्टर डॉट जे वेक्टर, यानी इसका वैल्यू देखो यहां पर एस और जे का वैल्यू सिमिलर है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब आप एस ऑफ एस प्लस 1 निकालेंगे तो ये वैल्यू कितने के बराबर आ रही है? 2 के बराबर। सिमिलरली यहां से देख सकते हैं जे ऑफ जे प्लस 1 2 के बराबर, और एल का वैल्यू क्योंकि 0 है तो एल ऑफ एल प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तब देखें यहां पर इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 0, 2 प्लस 2 4, 4/2 2, है ना। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास में 2 के बराबर। फिर इसके बाद प्लस में हाफ, और क्योंकि यहां पर एल वेक्टर डॉट जे वेक्टर जब आप निकालेंगे तो आप देख सकते हैं जे स्क्वायर और एस स्क्वायर का वैल्यू बराबर है 2 के, तो ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे। एल का वैल्यू 0 है तो ये 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ऐसा स्टेट के अंदर, और ये होना भी चाहिए बिकॉज एल इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसे आप यहां से हटा सकते हैं। एंड डिवाइड बाय हो गया मेरे पास में जे ऑफ जे प्लस 1, क्योंकि जे 1 है तो यहां पर हो जाएगा 2, है ना, 1 ऑफ 1 प्लस 1 2। ओके, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, और म्यू एन इसका यूनिट होता है, ठीक है, जो कि मैं यहां पर रखता हूं। तो मेरे पास ये सोल्व करने पर कितना आएगा वो मैं आपको बताता हूं। 8 पॉइंट में, ठीक है, सॉरी 0 पॉइंट में 879, ठीक है, 0 पॉइंट में 879 ये मेरे पास वैल्यू आती है 0.879 म्यू। तो ये थ्योरेटिकली आया आपके सामने, दिस इज थ्योरेटिकली, ओके। और अब हम बात करते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ड्यूट्रॉन के केस में मैग्नेटिक मोमेंट की आती कितनी है। तो एक्सपेरिमेंटली जो है ये वैल्यू होती है ड्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की, दिस इज इक्वल टू 0.857, ठीक है, 0.857 म्यू एन, ठीक है। आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रही वैल्यू ना, लेकिन एक चीज का कंफर्मेशन है कि इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस बहुत अधिक नहीं है, ठीक है। तो दो बातें कंक्लूजन सामने आती हैं। पहला कंक्लूजन क्या है कि जो ग्राउंड स्टेट होगा ड्यूट्रॉन का वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एस स्टेट का वेव फंक्शन नहीं है, यानी कि एक से अधिक स्टेट भी उसके अंदर मिक्स्ड रहेंगी, यानी ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन इज ए मिक्स्ड स्टेट, ठीक है। पहली बात तो ये, क्योंकि डिफरेंस है दोनों में, है ना, स्टेट के लिए होता तो फिर ये वैल्यू एग्जैक्टली मैच ही कर जाती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहां से सामने आ रही है कि इन दोनों में क्योंकि डिफरेंस अधिक नहीं है, इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि अधिक प्रोबेबिलिटी है, बल्कि सर्वाधिक प्रोबेबिलिटी है कि ग्राउंड स्टेट में ड्यूट्रॉन जो है वो एस स्टेट को ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, एस स्टेट को ऑक्युपाई करेगा। इवन आप खुद से करके भी देख सकते हैं, जब डी स्टेट के लिए, पी स्टेट के लिए आप जब ये मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालेंगे ना, तो इसका वैल्यू कहीं भी आसपास जो है ना 0.8 के ला ही नहीं करेगा, 0.5, 0.4, 0.3 यहीं तक ही आकर के रह जाएगा। तो इसका मतलब मुझे यहां से साफ पता चल रहा है कि एक स्टेट जो एस स्टेट है वो तो जरूर है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो अब हम यहां से ये बात करते हैं कि जो पॉसिबल केसेस यहां हो सकते हैं स्टेट्स के, वो कौन कौन से हो सकते हैं, तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे कि एस स्टेट के साथ जो मिक्स्ड स्टेट है वो है कौन सी, ठीक है। तो आप पॉसिबल स्टेट्स का पहले पता लगाएं, और पॉसिबल स्टेट का पता कैसे लगाएंगे? बाय यूजिंग एलएस कपलिंग। जो एलएस कपलिंग है उसकी सहायता से आप लोग ये पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे देखते हैं। देखो, जैसे ड्यूट्रॉन है ना, ड्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, तो अब इसमें जे का वैल्यू कितना है? 1 है, ये तो फिक्स है ड्यूट्रॉन के लिए। फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जो एस का वैल्यू होता है, एस पी और एस एन, दोनों का वैल्यू कितना होता है? हाफ। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो एस का वैल्यू कितना होगा? आइदर एस पी प्लस एस एन, और या हो सकता है एस पी माइनस एस एन। वैसे तो यहां पर लिखते हैं एस पी माइनस एस एन से लेकर के एस पी प्लस एस एन, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 and 1, देख सकते हैं, ठीक है, 0 and 1। तो एक बार हम कॉम्बिनेशन करें एस इज इक्वल टू 0 का जे इज इक्वल टू 1 के साथ में, तो मेरे पास एल का वैल्यू कितना आएगा? दिस इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है। और ये वाली स्टेट कौन सी है? तो मल्टीप्लिसिटी देखो यहां से एस इक्वल टू 0 के लिए कितना होता है? 2s प्लस 1 यानी कि 1। सो 1 और एल इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया p, सो 1p 1 स्टेट। या तो मेरे पास ये वाली स्टेट है,
ठीक है, मिक्स्ड किसके साथ, s के साथ, है ना। फिर दूसरा केस ये हो सकता है अगर s का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 1 है, तो ऐसे केस में l का वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं 0, 1 और 2, ठीक है। 1 - 1 से लेकर के 1 + 1 कितने हो गए, 3 वैल्यूज हो गई, 0, 1, 2, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट स्टेट कौन कौन सी होगी, मल्टीप्लिसिटी 3 आएगा, तो 3s1, 3p1 और 3d1, ये मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाली स्टेट तो है ही, ये तो मुझे पक्की बात है, तो कंफर्म हो गया था ना ये चीज़ तो, ठीक है। तो ये वाली स्टेट तो है ही। अब देखो, अब ड्यूट्रॉन की जो पैरिटी है वो डेफिनिट है, जो कि इवन मैंने मान रखी है ना, इवन हमने कह रखा है ना कि एक्सपेरिमेंट से आया ये चीज़। तो क्या होगा कि जो p स्टेट्स हैं ये दोनों, इनकी ओड पैरिटी है, और s और d स्टेट की कैसी होती है, इवन पैरिटी। आप पता लगा सकते हैं, देखो -1 की पावर l से पता लगाते हैं, जहाँ पे l का वैल्यू आप लोगों को पता है इन तीनों के लिए, ठीक है, स्टेट्स के लिए। तो l का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इवन है कि ओड है, ओके। तो s और d स्टेट्स के लिए पैरिटी क्या होती है, इवन होती है, और p स्टेट्स के लिए हमारे पास ओड होती है। तो क्योंकि ड्यूट्रॉन की एक डेफिनेट पैरिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होंगी ग्राउंड स्टेट में, वो हमारे पास एक डेफिनेट पैरिटी, यानी हमारे पास क्या हो गया कि सेम पैरिटी की एग्जिस्ट कर रही होंगी। यानी कि आप जब कंबिनेशन करेंगे तो कंबिनेशन में या तो s d के साथ जा सकता है, या फिर इन दोनों p का कंबिनेशन हो सकता है। इवन ओड पैरिटी जो है वो एक साथ कंबाइन नहीं होंगे ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे यहां पर कि जो वेव फंक्शन जो पॉसिबल हो सकते हैं वो या तो psi1 या फिर psi2 पॉसिबल होगा, जहां psi1 है a ऑफ psi किसके लिए, 3s1 के लिए, प्लस में b ऑफ psi किसके लिए, 3d1 के लिए। ये दोनों कंबाइन हो गए ना इवन पैरिटी वाले। और ये a और b क्या चीज डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं हमारे पास कि ड्यूट्रॉन में इस s स्टेट में रहने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो क्या बताएगा, a², और d स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी वो कौन बताएगा, b², क्योंकि ये वेव फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो वेव फंक्शन के साथ में जो कोफिशिएंट लगा होता है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट हमारे पास psi2, तो psi2 के लिए p स्टेट्स को कंबाइन करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे c, और यहाँ पर हो जाएगा या तो 3p1 स्टेट प्लस में d और psi ऑफ 1p1 स्टेट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो g स्टेट्स हैं, h स्टेट्स हैं ना, वो सब f स्टेट हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हम जानते हैं फिर j का वैल्यू ना 1 के बराबर नहीं आ पाएगा। हम देख सकते हैं एलएस कपलिंग से यहाँ से भी, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ वाई g स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट। वाई के लिम की प्रॉब्लम थी दरअसल, ठीक है। लिम वाली बुक में प्रॉब्लम दे रखी है न्यूक्लियर फिजिक्स में कि वाई g स्टेट्स डज नॉट ऑब्जर्व। तो हम लिखेंगे कि l की वैल्यू उस केस में 4 के बराबर हो जाएगी, और l की वैल्यू अगर 4 के बराबर हो जाएगी तो s का वैल्यू चाहे आप 0 ले लो चाहे 1 ले लो, कभी भी j का वैल्यू 1 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि ये वाली स्टेट पॉसिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि ये स्टेट कैसी है, इवन है, और ये वाली स्टेट कैसी है, ओड है। अच्छा, इसके अब मैं एक कारण और एक दो कारण और बताता हूं कि ये वाली स्टेट क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो, एक तो होता है पैरिटी कंजर्वेशन। जब ड्यूट्रॉन हमारे पास पायोन के साथ मिलता है ना, तो वो कब मिलेगा, जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है। ये हमेशा होता है दरअसल, जब भी ग्राउंड स्टेट में होगा ना तो उस समय इंटरेक्शन कर लेगा। ड्यूट्रॉन किसको करेगा कैप्चर, पायोन को कैप्चर कर लेता है, और जब पायोन को कैप्चर करेगा तो या तो मुझे पेयर देता है वो न्यूट्रॉन्स का, या पेयर देगा मुझे प्रोटॉन्स का। रिप्रेजेंट की हमारे पास जो पायोन है वो पाई नेगेटिव है पाई पॉजिटिव, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज, ओके। तो अब जैसे हमारे पास इसको बोलते हैं एस वेव स्कैटरिंग, यानी लो एनर्जी के अंदर ये चीजें हो रही है ना, लो एनर्जी हमारे पास हो रखा है ना, ग्राउंड स्टेट में कैप्चर किया है, इसका मतलब लो एनर्जी है उस केस में, और एस वेव स्कैटरिंग उसको बोला जाता है। अब एस वेव स्कैटरिंग की एक खास बात होती है, स्कैटरिंग थ्योरी में, क्वांटम मैकेनिक्स में आता है कि एल का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो इनिशियली जब कैप्चर हो रही है चीजें, ड्यूट्रॉन कैप्चर कर रहा है, तो इनिशियली मुझे पता है कि रिएक्शन में इनिशियल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इनिशियल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 के बराबर है, और हम लोग ये जानते हैं, जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन है ना, L इज इक्वल टू 0, चलो यहां से ले लो। देखो, अगर L इज इक्वल टू 0 है तो पैरिटी कैसी होगी, तो पैरिटी होगी -1 की पावर L, यानी हो जाएगा हमारे पास में इवन। तो अगर स्टार्टिंग में इनिशियल जब रिएक्शन हो रही है तो इवन पैरिटी अगर है, तो फाइनली जब वो जाएगा ड्यूट्रॉन, तो वो किस पैरिटी के अंदर जाएगा, इवन पैरिटी में ही जाना चाहिए, है ना। तो हम देख सकते हैं कि इवन के साथ इवन कॉम्बिनेशन बन रहा है, इवन के साथ इवन कॉम्बिनेशन बन रहा है, तभी पैरिटी कंजर्व हो रही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, नहीं तो पैरिटी ही कंजर्व नहीं हो पाएगी। तो आप देख सकते हैं इन दोनों स्टेट्स के लिए तो मुझे पैरिटी कैसे मिल रही है, ओड, और इनके लिए कैसे मिल रही है, इवन। इसलिए फिर ये स्टेट का पॉसिबल होने का ज्यादा चांस है, ठीक है। फिर मैं आपको एक दूसरा बताता हूं रीजन। एक दूसरा रीजन ये है कि अगर आप लोग पी स्टेट के लिए कैलकुलेट करेंगे इस मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का वैल्यू यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, तो वो वैल्यू म्यू डी से कम आएगी,
है ना। देखो ऐसे स्टेट के लिए जब मैंने कैलकुलेट किया तो म्यू डी के अप्रोक्स बराबर आ रही थी, है ना। 0.8 ये था, 0.8 ये था, यहाँ पर 0.85 तो यहाँ 0.87 था ना, सिर्फ इतना डिफरेंस था। लेकिन इसमें डिफरेंस होता है बड़ा, तो अगर क्योंकि बड़ा डिफरेंस है और पी स्टेट इसके लिए चाहे पी स्टेट इसके लिए, तो फिर वो ड्यूट्रॉन से कम ही आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, फिर एक और रीजन सुनो। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो ड्यूट्रॉन है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद हैं, और ये दोनों कैसे होते हैं, फेर्मियंस। और जब फेर्मियंस होते हैं तो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो हम लोग वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, साई टोटल मतलब स्पेस का, ठीक है, स्पिन का, और एक होता है फैक्टर आइसोस्पिन। ठीक है, ये आइसोस्पिन वाला फैक्टर तभी इंक्लूड करें जब डिफरेंट हो हमारे पास फेर्मियंस, जैसे यहाँ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स है ना। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन होते तो फिर ये आइसोस्पिन वाला फैक्टर आप लोग यहाँ से हटा सकते थे। ठीक है, अच्छा, ये जो स्पेस वाला फैक्टर है ना, ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं -1 की पावर l। स्पिन वाला होता है -1 की पावर s+1, और आइसोस्पिन का होता है -1 की पावर t+1। इस प्रकार से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या है, पैरिटी चेक करते हैं, और अगर ये पैरिटी ओड आ जाती है तो हम ऐसा कहते हैं कि जो टोटल वेव फंक्शन है वो मेरे पास कैसा है, सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक, इस बात पर निर्भर करेगा ना। पैरिटी ओड आ रही है तो एंटी सिमेट्रिक, पैरिटी इवन आ रही है तो सिमेट्रिक। अब जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स है वो फेर्मियंस हैं, और पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो वेव फंक्शन होता है ना फेर्मियंस के लिए, वो एंटी सिमेट्रिक रहना चाहिए अंडर द पार्टिकल एक्सचेंज। ओके, तो ये एंटी सिमेट्रिक ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो ये 3p1 है, तो अगर मैं 3p1 को कंसिडर करता हूँ यहाँ से, ठीक है, 3p1, तो एक बात बताइए, 3p1 के लिए l का वैल्यू कितना है, 1 के बराबर है। s का वैल्यू कितना है, तो मल्टीप्लिसिटी से चेक करें, s का वैल्यू कितना है, 1 है। t का वैल्यू कितना है, तो देखो जो ड्यूट्रॉन होता है उसके लिए t का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू होता है z-n/2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे पास जो न्यूट्रॉन है उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 1, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 1/2 कितना हो गया, 0। ठीक है, वैसे t का वैल्यू 1 भी पॉसिबल हो सकता था, लेकिन 1 पॉसिबल यहां पर होगा नहीं, मतलब sp और sn का कॉम्बिनेशन जब बैठा तो s का वैल्यू आया 0 1। ठीक है, तो अगर वो वैल्यू 0 1 आ रहा है तो t का भी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1, लेकिन 1 मैं यहां पर नहीं लूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं t का वैल्यू यहां से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और वैसे भी अगर 1 हो जाता है तो इसका मतलब, इसका मीनिंग ये हो गया कि जो ड्यूट्रॉन है वो एक्चुअली में बाउंड स्टेट में फिर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे t का वैल्यू ड्यूट्रॉन के लिए कितना होता है, 0 होता है। अब ये तीनों वैल्यूज जब आप यहां पुट करेंगे तो देखें जरा एक बार कितना आ रहा है, -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर यहां पर हो जाएगा 0 + 1, यानी हो गया 1। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ओड, इवन, ओड, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, इवन, है ना, इवन हो जाएगा ना, ओड इंटू ओड इवन, और इवन इंटू इवन इवन। तो इवन मतलब क्या हो गया, साई सिमेट्रिक, और हम जानते हैं साई सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, इसलिए 3p1 तो वैसे ही रूल आउट कर जाएगा यहाँ पे, जबकि 3s1 नहीं करेगा। 3s1 के लिए आप देखें, 3s1 के लिए यहाँ पर l का वैल्यू कितना है, 0, s का वैल्यू कितना है, 1, और t का वैल्यू कितना है, 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा ये 0, तो ये हो गया हमारे पास इवन, दिस इज ओड, तो फाइनल आंसर ओड, यानी साई कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक, तो इसको हमारे पास रूल आउट नहीं कर पाएगा। ओके, तो हम ऐसा कहेंगे कि ये वेव फंक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं बनेगा। ठीक है, तो वेरियस कॉजेज हैं कि ये साइटो हमारे पास में चांस बनता है कि ये हमारे पास नहीं हो सकता है पॉसिबल ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है, अच्छा, तो कई रूल्स हैं इसमें, पैरिटी कंजर्वेशन का हो जाता है, फिर कई बार होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास मैच नहीं करता, और एक बार हमने यहाँ पर देखा कि साई भी हमारे पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक जो है वो नहीं आ पाता है ना 3p1 से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए, एस स्टेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना वैल्यू आया है, वो ये वैल्यू आपके सामने आ रहा है 0.879, ये आया था ना 0.879। ओके, और जो ड्यूट्रॉन था उसके लिए कितना होता है, 0.85, ठीक है, 857, है ना, 0.857, और ये μn जो है इसका यूनिट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, न्यूक्लियर बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा डी स्टेट। तो जब डी स्टेट की बात करते हैं तो डी स्टेट का ये म्यू एन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ये होती है EH/2mn, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डी स्टेट के लिए। अब डी स्टेट के लिए मैंने आपको कैलकुलेट नहीं करवाया, तो ये आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे तो, यूजिंग दैट फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था, है ना। क्या फॉर्मूला था, म्यू इज इक्वल टू हाफ GN + GP, ओके, एंड देन S वेक्टर डॉट J वेक्टर, देन प्लस में हमारे पास हो जाएगा हाफ L वेक्टर डॉट J वेक्टर, एंड देन μn, ओके, एंड देन डिवाइड बाय हो जाएगा J(j+1). जरा बताएं एक बार, हमारे पास अगर डी स्टेट हुआ तो क्या क्या पॉसिबल चांसेस हैं, बताइए।
अगर हमारे पास d पॉसिबल है तो L का वैल्यू कितना होगा 2 के बराबर, J का वैल्यू कितना है 1 के बराबर, जो कि फिक्स होता है ना न्यूट्रॉन के केस में, और S का वैल्यू कितना है हमें पता चल चुका है कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है ड्यूट्रॉन में वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो S का वैल्यू कितना हो गया 1। अब ये वैल्यूज रख करके आप देखें एक बार इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो ये आप एज ए असाइनमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, हालांकि आप सोल्व भी करके देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर आएगा हाफ और GP प्लस GN, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5.585 माइनस में हो जाएगा 3. यहाँ पर हो जाएगा 286, ठीक है। एंड देन S वेक्टर डॉट J वेक्टर, तो देखो S डॉट J का वैल्यू कितना आएगा, तो हम कैसे पता लगाएंगे, देखो S डॉट J का वैल्यू हमारे पास था S स्क्वायर प्लस J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। देखो S स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ से देखें 2, J स्क्वायर कितना आएगा 2, माइनस L स्क्वायर कितना आएगा 6 डिवाइड बाय 2 हो गया, कितना आ गया यहाँ से माइनस का 1, है ना, माइनस का 1, तो यहाँ पर हो गया -1, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद प्लस का हाफ, प्लस हाफ, फिर इसके बाद L डॉट J कितना आएगा, सो L वेक्टर डॉट J वेक्टर इज नथिंग बट L स्क्वायर प्लस J स्क्वायर माइनस S स्क्वायर डिवाइड बाय 2, L स्क्वायर कितना हो गया 6, प्लस में ये कितना हो गया 2, ठीक है, फिर माइनस में ये 2 और डिवाइड बाय 2, ये सब कैंसिल आउट, 3 आ गया, हाँ, ये दिस इज 3 एंड डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय J ऑफ J प्लस 1, तो J ऑफ J प्लस 1 करेंगे 2 एंड देन म्यू n, ठीक है। अब इसका वैल्यू आप लोगों ने सोल्व करना है, तो इसका वैल्यू हम आगे देखते हैं कितना आएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ से 1/4 है ना, 1/4 और ये आ गया 3 और माइनस में ये जो भी वैल्यू आ रही है आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, म्यू n, ओके, ये हमारे पास हो जाएगा। या फिर आप ऐसा काम भी कर सकते हैं, देखो ये वैल्यू मैं कैलकुलेट किया था ना S स्टेट के लिए, कितना आ रहा था ये वैल्यू S स्टेट के लिए 0.879, यही सेम वैल्यू आ रहा था, माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन लगा देंगे एंड देन प्लस का 3/2, तो प्लस का कितना हो गया 3/2 मतलब 1.5 एंड डिवाइड बाय दिस 2 फैक्टर एंड देन म्यू n, ठीक है। आगे मैंने सोल्व करवा दिया, अब इसको सोल्व करेंगे, लगभग आपके पास आंसर आएगा 0.31 म्यू n, 0.31 आएगा, ठीक है। तो 0.31 किसका मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका D स्टेट का, और D और S स्टेट क्योंकि मिक्स्ड स्टेट है हमारे पास, तो अब ये पता लगाते हैं कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कि जब ड्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा तो S स्टेट ऑक्युपाई करने की क्या प्रोबेबिलिटी है और D स्टेट ऑक्युपाई करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, हमें मैग्नेटिक मोमेंट तो पता ही है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो ड्यूट्रॉन का है ये बराबर कर देंगे A ऑफ म्यू S स्टेट प्लस में B ऑफ म्यू D स्टेट, ठीक है। ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं ना हम लोग, जहां A और B किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A और B रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ हमारे पास ये जो है ड्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका वैल्यू हमने अभी देखा था, ये रहा 0.857, तो यहाँ रखेंगे 0.857 म्यू n इज इक्वल टू हो जाएगा A ऑफ S स्टेट के लिए हमने कैलकुलेट किया था 0.879, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है B और इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.31 म्यू n, ठीक है। अब एक बात बताइए जरा, जब ड्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा तो कहां पर हो सकता है, या तो S स्टेट में या फिर D स्टेट में, यानी कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी S स्टेट और D स्टेट में रहने की टोटल, वो कितने के बराबर होनी चाहिए 1 के बराबर, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि A जमा B का वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं A को x मान लेता हूं तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यहां रखता हूं मैं, देखो म्यू n तो सारे यहां से हट जाएंगे, सो वी आर गेटिंग 0.857, दिस इज इक्वल टू x ऑफ 0.879 एंड देन प्लस में हो जाएगा 1 माइनस एक्स ऑफ 0.31। एक इक्वेशन मिल रही है आपको, x का वैल्यू सोल्व हो सकता है यहाँ से, x का वैल्यू सोल्व करने पर यहाँ पर आएगा आपका आंसर 0.96, ये करके देख लेना चाहिए इसको, 0.96 आएगा। इसका मतलब B का वैल्यू, ये A का वैल्यू हुआ, B का वैल्यू कितना हुआ 1 माइनस एक्स मतलब 0.04, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि S स्टेट में ड्यूट्रॉन हो ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, S स्टेट ऑक्युपाई कर रखा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 96% और D स्टेट के लिए कितना है 4%, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने। और अब हम लोग जो है थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं, एटॉमिक फिजिक्स की थोड़ी बात की, एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स की हम लोग बात करते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ग्राउंड स्टेट है और जो एक्साइटेड स्टेट्स है ना, उनके लिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मानते हुए कि ड्यूट्रॉन एक स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ये सब कुछ, ठीक है। तो जब ग्राउंड स्टेट के लिए करें तो हम L इज इक्वल टू 0 मानेंगे, तो ग्राउंड स्टेट के लिए जब L इज इक्वल टू 0 के लिए आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन और उसको सोल्व करेंगे आप, ठीक है। ये मानते हुए कि आपको एक पोटेंशियल भी तो मानना पड़ेगा ना उस केस में, E माइनस वी होता है पोटेंशियल, तो ये जो पोटेंशियल है ना, ये एक्चुअल में हमें कैसा मानना पड़ेगा, जो बाउंड हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो ड्यूट्रॉन है वो एक बाउंड सिस्टम है,
तो क्योंकि बाउंड स्टेट सिस्टम है तो पोटेंशियल जो आप मानेंगे ये भी बाउंड स्टेट सिस्टम ही होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल चांसेस हैं? कई पॉसिबल चांसेस है भाई। एरर फंक्शन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में जो गॉसियन फंक्शन हो सकता है ना, इसके अलावा हमारे पास में युकावा पोटेंशियल भी हो सकता है, हाँ, e की पावर माइनस आर बाई कैपिटल आर डिवाइड बाई आर, ध्यान रखिए युकावा पोटेंशियल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्क्वायर वेल पोटेंशियल हो सकता है, हाँ, ये कुछ जमा स्क्वायर वेल पोटेंशियल, क्योंकि हमने ये पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स में ना। तो हमारे लिए जो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग जो अज्यूम कर सकते हैं बाउंड स्टेट पोटेंशियल, वो कौन सा हो सकता है? सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या है जो कैलकुलेशन भी इजी कर देगा? वो है स्क्वायर वेल पोटेंशियल, है ना। स्क्वायर वेल पोटेंशियल कुछ इस प्रकार से होता है जहां पर ये इसके रेंज को डिफाइन कर रहा है आर, जो कि ऑब्वियसली न्यूट्रॉन की रेडियस को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये जो हमारे पास है दिस इज डेप्थ वी नोड, है ना। डेप्थ कितनी है? वी नोड है, यानी वी नोड डेप्थ का मतलब हो गया कि जो न्यूट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वी नोड डेप्थ के अंदर लाई करेगा। इफ एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नोड देन इट आउटसाइड, ओके, आउटसाइड मतलब बाउंड, अब वो नो लॉन्गर बाउंड, मतलब बाउंड नहीं रह पाएगा फिर उसके बाद वो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इसके पोटेंशियल को हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस का वी नोड या फिर जीरो हो सकता है। माइनस का वी नोड रहेगा जब आर लेस देन, इसको काम करें कैपिटल आर मान लें, ठीक है, आर लेस देन कैपिटल आर, और यहाँ पर हो जाएगा जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग अज्यूम कर लेंगे। और फिर हम जब L इक्वल टू 0 ग्राउंड स्टेट के लिए सोल्व करेंगे तो हमारे पास आती है एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, और वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड दैट विल बी K1 कोट K1R दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ K2। ये इक्वेशन आपके सामने आती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जो स्मॉल r है उसको मैं कैपिटल R ले लिया है, तो कैपिटल R हो जाएगा यहाँ पर। अब इस केस में आप ये देखें कि जो K1 का वैल्यू है, ठीक है, और जो K2 का वैल्यू वो कितना है। कैपिटल R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेंज, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ दिस पोटेंशियल वेल, ओके, और वी नोट रिप्रेजेंट्स द डेप्थ ऑफ दिस पोटेंशियल वेल, ठीक है। अच्छा, K1 की वैल्यू कितनी आती है? K1 इज इक्वल टू √2 म्यू बाई h कट स्क्वायर, रिड्यूस्ड मास इसलिए मैंने लिया क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का हमारे पास कॉम्बिनेशन जब आप करेंगे ना एक सिस्टम के अंदर, तो रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट वहां पर आ जाएगा, ओके। सो 2 म्यू बाई h कट स्क्वायर, एंड देन वी नोट प्लस में हो जाएगा E। ये जो E है ना, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस न्यूट्रॉन हुज वैल्यू इज 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। नेक्स्ट इज K2, K2 का वैल्यू होगा अंडर रूट में 2 म्यू E बाय h कट स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी होता है न्यूट्रॉन का वो बहुत कम होता है। सिमिलरली जो हम म्यू का वैल्यू रिड्यूस्ड मास लिखते हैं ना, वो रिड्यूस्ड मास हमारे पास होता है mp/mn डिवाइड बाय mp प्लस mn, ठीक है। ये mp किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ प्रोटॉन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, रिड्यूस्ड मास का। तो यहाँ पर क्योंकि एनर्जी बहुत कम है ना, म्यू बहुत कम है, तो ऐसे केस में आप जो K2 है ना यहाँ राइट हैंड साइड में, इसको आप यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब दिस एक्सप्रेशन टेंड्स टू 0 हमें कह सकते हैं ना, बहुत स्मॉल है। तो अगर हम लोग ऐसा ज्यूम करते हैं तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा कोट K1R का वैल्यू 0 के बराबर, है ना, 0 को टेंड करेगा। अगर ये 0 को टेंड करेगा तो मेरे पास सॉल्यूशन आ सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और सॉल्यूशन जो मेरे पास आएगा दैट वाज K1R इज इक्वल टू हो सकता है π/2, 3π/2, 5π/2, इस प्रकार से। अब क्योंकि उसने ग्राउंड स्टेट के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए वो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए π/2 के बराबर, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हैव टू टेक। सो यहाँ पर हम लोग देखें K1R का वैल्यू π/2 होगा फॉर द केस ऑफ ग्राउंड स्टेट। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो K1 के अंदर रूट आने लग रहा है, इस रूट को मैं यहां से हटाना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, ये हो जाएगा 2 म्यू बाय h कट स्क्वायर एंड देन वी नोड प्लस में E, ओके, एंड देन इसका होल स्क्वायर कर देंगे एंड देन r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से सामने आने वाला है, ओके। क्या फॉर्मूला होगा? एक ऐसा फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा रिलेशन को किसके बीच में? न्यूट्रॉन के रेडियस और पोटेंशियल वेल का डेप्थ, इसके बीच में जो है रिलेशन दे रखा, ठीक है। तो जो रिलेशन मेरे पास आएगा वो बहुत काम करेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आप लोगों का कि वी नोड का वैल्यू दे दे, आपसे आर निकलवाए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर हो सकता है रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन दे दे और ग्राउंड स्टेट के लिए पोटेंशियल निकलवाए। और वैसे मुझे जरूरत भी है इसकी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वी नोड का वैल्यू मैं कैलकुलेट करके ये देखूं कि जितने जितने रीजन में ग्राउंड स्टेट में ये बाउंड रह सकता है, वो बाउंड रहने के लिए इस वी नोड का वैल्यू कितना तक जा सकता है। क्योंकि फिर एक्साइटेड स्टेट में तो ये होगा कि उसकी जो वैल्यू होती है पोटेंशियल की, वो धीरे धीरे लगातार घटती चली जानी चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार ये देखते हैं वी नोड का वैल्यू यहाँ से सोल्व करने पर आता कितना है। अच्छा, एक बात और है, देखो ये जो वी नोड है ना, इसके कंपेरिजन में आप इस जो है ई को है ना नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ई का वैल्यू बहुत कम है, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, तो आप इसे यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। नहीं भी हटाएंगे तो भी चलेगा, अराउंड आप लोगों को पता चल जाएगा कि वी नोड का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए आपको पता चलेगा, देखो ये इससे कैंसिल आउट होगा, सो आई एम गेटिंग 2 बाय h कट स्क्वायर
एंड व्हाट इज दिस म्यू? म्यू का वैल्यू है mn mp डिवाइड बाय mn प्लस mp। ओके, आपको पता रहना चाहिए कि जो न्यूट्रॉन का मास है और जो प्रोटॉन का मास है लगभग सिमिलर सा होता है। अब क्योंकि लगभग सिमिलर सा है तो मैं इसे लिख सकता हूं टेंड्स टू mp/2 या फिर mn/2, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं mp/2। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, देन v नोड, देन r² एंड दिस इज इक्वल टू π²/4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v नोड? v नोड इज नथिंग बट π²/4 एंड दिस इज h² एंड देन mp एंड देन यहां से हो जाएगा r²। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका सामने आ गया। ये रिलेशन ग्राउंड स्टेट में रिप्रेजेंट करता है v नोड और r के बीच में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इसमें जितनी भी वैल्यूज है ना, वो सारी वैल्यू देखो हमारे लिए नॉन है। कैसे? आप यहां पर एक काम कर दीजिए, c² से मल्टीप्लाई और c² से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो रेस्ट मास एनर्जी जो होगा प्रोटॉन का वो आपको पता रहता है। Hc का वैल्यू आपको ये भी पता रहता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, है ना। फिर इसके बाद r यानी रेडियस, एक तरीके से रेडियस हो गया, बाउंड किस में है? रेडियस में है ना, रेडियस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियस ड्यूट्रॉन कितनी होती है? लगभग आप मान के चलिए 2.21 फेरोमीटर के लगभग होती है। ठीक है, तो ये इतने के बराबर है। तो आप जब ये वैल्यू सोल्व करेंगे ना यहाँ रख करके, तो ये भी एक न्यूमेरिकल बन सकता है। तो यहाँ जो वी नोड का वैल्यू आता है, दैट वी नोड इज अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आएगा। 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आएगा। ओके, तो ये ग्राउंड स्टेट के लिए एग्जिस्ट करेगा। अब अगर वैल्यू हमारी 35 से अधिक हो जाती है मान लो, ठीक है, थोड़ी बहुत चल सकती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू अगर जो है बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा अगर आ रहा है एक्साइटेड स्टेट्स के लिए, जैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि एक्साइटेड स्टेट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और ऐसा होता भी है दरअसल। जब हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को L=0 के लिए सोल्व किए तो मेरे पास ये वी नोड का वैल्यू आया। और जब L=0 के लिए आप सोल्व करेंगे, जैसे कि L=1 आप पर्टिकुलर केस ले लें, तो जब आप इसके लिए सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू वी नोड की सामने आएगी, पूरा मैथमेटिक्स है ना, तो एक लेक्चर में नहीं हो सकता वो, तो मैथमेटिक्स पोर्शन इसलिए मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो वी नोड का जो वैल्यू आएगा दैट इज अप्रोक्स हमारे पास एक्साइटेड स्टेट के लिए L=1 के लिए 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और ये वैल्यू इससे बहुत अधिक है ना, इसके लगभग जो है 4 गुना है ना। तो वो अगर 4 गुना है, इसका मतलब तो हमारे पास बाउंड स्टेट में जो था पहले ड्यूट्रॉन, अब तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो तो बाउंड स्टेट उसका खत्म हो गया, है ना, बाउंड ही नहीं रहा वो। और क्योंकि वो बाउंड नहीं रहा इस केस में, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट्स जो होंगी ड्यूट्रॉन की वही एग्जिस्ट नहीं कर रही दरअसल। ठीक है, तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि एक्साइटेड स्टेट ऑफ द ड्यूट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द ड्यूट्रॉन इज द एडमिक्सचर ऑफ द S and the D states with the probability 96% and the 4% respectively. Okay, so this line is very important for your exam. तो इस बात को मैंने यहाँ से देखा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं ना, उस पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए, गेट फिजिक्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लो एनर्जी कोलिजन यानी कि एस वेव स्कैटरिंग ऑफ द पायोन यानी पॉई पॉजिटिव, ठीक है, विद द ड्यूट्रॉन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द 2 प्रोटॉन्स। और रिएक्शन भी आपको दे रखी है। आपने फाइंड आउट क्या करना है कि रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा रिजल्टिंग 2 प्रोटॉन सिस्टम का वो कितने के बराबर है। ओके, तो आपको रिएक्शन जो दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से है, पाई पॉजिटिव प्लस ड्यूट्रॉन गोज टू 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, और एस वेव स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं। एस वेव स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट में ड्यूट्रॉन ने इसे कैप्चर किया है, यानी एस वेव के लिए हम वैसे भी जानते हैं कि एल का वैल्यू कितना होता है 0, यानी इनिशियल में इस रिएक्शन के इनिशियल में एल का वैल्यू कितना रहा होगा 0 रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर, अब हम बात कर लेते हैं एक बार स्पिन की। ठीक है, स्पिन की मैं एक बार बात करता हूँ। देखो, तो ये जो पाई है, पायोन है ना, पायोन हमारे पास अगर है तो पायोन मैसोन होता है दरअसल, और मैसोन्स बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। यानी कि जो पायोन होगा ये, इसका स्पिन कितना होना चाहिए 0, है ना, तो इसका स्पिन कितना होगा 0। अच्छा, ड्यूट्रॉन का स्पिन कितना होता है ये अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। पैरेलल स्पिन्स होते हैं ना, तो दोनों ऐड होंगे 1 होंगे, है ना, 1 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, इनिशियली एल का वैल्यू अगर 0 है और स्पिन इसका 0 है और इसका 1 है, तो मुझे रिजल्टेंट जो जे का वैल्यू मिलेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम इनिशियली, वो कितना मिलेगा 1 के बराबर मिलेगा। कंबाइन कर लो चाहिए आप, 1 के बराबर मिलेगा ना। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से जो मेरे पास फाइनल प्रोटॉन सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, वो भी कितना होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो हर जगह वैलिड है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर अगर हम देखें कि जो प्रोटॉन है उसके लिए अगर हम लोगों ने एस डिफाइन कर दिया, तो जे तो मुझे मालूम है, एल निकल सकता है, जो हमें निकालना भी है इस क्वेश्चन में। तो प्रोटॉन के लिए जो स्पिन होता है वो हाफ होता है, इसके लिए भी हाफ, इसके लिए भी हाफ। ऐड होंगे तो मेरे पास ऐड होने के बाद जो एस वेक्टर आएगा, ठीक है, यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दैट वैल्यू विल बी, एस वेक्टर छोड़ देते हैं, बाकी इसके अलावा लेते हैं 0 और 1, ये 2 वैल्यू मेरे पास आएंगे।
ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि 1 यहां पर पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता है? बिकॉज प्रोटॉन कैसा है? प्रोटॉन फेर्मियोन है ना, स्पिन कितना है इसका? हाफ। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली यहां पर जब s का वैल्यू 1 के बराबर होगा, इसका मतलब दोनों स्पिन्स कैसे हो गए? पैरेलल, है ना। दोनों के दोनों हमारे पास स्पिन कैसे हो गए? पैरेलल। और दोनों स्पिन पैरेलल और वो भी प्रोटॉन्स के, ठीक है। वो कैसे हो सकते हैं बताओ फाइनल रिएक्शन के अंदर? तो वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ही वायलेट कर जाएगा, यानी s बराबर 1 जो है वो नहीं हो सकता है। एंटी पैरेलल स्पिन्स इन दोनों के एग्जिस्ट कर रहे होंगे फाइनल स्टेट में, ठीक है। तो s बराबर 0 हम लोग अज्यूम करेंगे। तो s बराबर 0 और j फाइनल 1 होना चाहिए। तो बताइए l का वैल्यू कितना होना चाहिए? l फाइनल मस्ट बी इक्वल टू 1। ओके, तो ऑर्बिटल ही पूछा गया था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइनल स्टेट के अंदर, यानी जब हमारे पास दोनों प्रोटॉन्स नजर आएंगे उस समय फाइनल में l का वैल्यू कितना मिलेगा? 1। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर एस वेव कैप्चर ऑफ पाई नेगेटिव, है ना, इसमें पाई और हमें माइनस चार्ज का दे रखा है, बाय ड्यूट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में उसने उसे कैप्चर किया है एंड इट प्रोड्यूसेस 2 न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ 2 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे आपको। फाइनल स्टेट में जो 2 न्यूट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं उसके लिए एल और एस का वैल्यू आपसे पूछा गया है। यानी कुछ क्वेश्चन इस टाइप से हो गया कि पाई माइनस, ये रिएक्शन हो गया, पाई माइनस प्लस डी गोज टू 2 न्यूट्रॉन्स। एस वेव हमारे पास दे रखी है, एस वेव स्कैटरिंग, तो अगेन इनिशियली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 के बराबर है। ठीक है, इनिशियली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा मुझे क्या दे रखा है अभी? इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है ना, ठीक है, हाँ, और कुछ नहीं दे रखा है, बस एल और एस का वैल्यू निकालना है। तो एल और एस का वैल्यू मुझे फाइनल केस में निकालना है, कितना होगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि ये देखिए कि जब मुझे फाइनली जो 2 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं ना, तो इनकी स्टेट क्या होगी वो अगर आप पता लगा लेते हैं ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेट है और ये हमारे पास एल और एस का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्टेट क्या क्या पॉसिबल है वो मैं कैसे पता लगाऊंगा। देखो, इनिशियली आपको ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो जे आई का वैल्यू है वो 1 के बराबर होना चाहिए था। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, यहाँ पर वो सेम हमारे पास कहानी है कि जो पायोन है उसका स्पिन 0, न्यूट्रॉन का स्पिन 1, कंबाइनली हमारे पास जे का वैल्यू इनिशियली 1, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से यहाँ पर भी जे का वैल्यू कितना होना चाहिए? फाइनली 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो s का वैल्यू यहां पर कितना होना चाहिए? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है तो या तो 0 या फिर 1। अब मैं कंबिनेशन करता हूं दरअसल यहां से। ठीक है, तो देखो s का वैल्यू 0 जब होगा तो j इज इक्वल टू 1 के साथ कंबाइंड है, एंड नेक्स्ट जब s का वैल्यू 1 होगा तो j इज इक्वल टू 1 के साथ कंबाइंड है। तो क्या आपको ये वही स्टेट्स नहीं मिल रही जो हमने ड्यूट्रॉन में देखा था? ड्यूट्रॉन में जो हमने देखा था यहां पर जो मिल रहा था 1p1 और यहां पर 3s1, 3p1 और 3d1, यही मुझे मिल रहा है यहाँ पर भी सेम टू सेम। अब ये 4 स्टेट अगर मुझे फाइनली मिलेंगे तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि इन चारों स्टेट में से कोई एक स्टेट या फिर एक से अधिक भी पॉसिबल हो सकती है अगर मिक्सचर हुआ तो। ठीक है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे पास कौन सी वाली स्टेट फाइनल में होगी हमारे पास, है ना, इन 2 न्यूट्रॉन्स के सिस्टम में। तो ये कैसे पता लगा सकते हैं? देखो, ये 2 न्यूट्रॉन्स फेर्मियोन्स हैं। अगर ये फेर्मियोन्स है तो इनका वेव फंक्शन कैसा होगा? टोटल एंटीसिमेट्रिक। और क्योंकि ये दोनों ही न्यूट्रॉन्स हैं, इनमें से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला चक्कर तो है नहीं, तो आइसोस्पिन वाला फैक्टर आप लोग हटा सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल जो मेरे पास वेव फंक्शन आएगा विच इज नथिंग बट साई स्पेस एंड साई स्पिन एंड इट्स वैल्यू विल बी -1 की पावर l एंड -1 की पावर यहाँ पर हो जाएगा s+1। ये वैल्यू मेरे पास ओड आना चाहिए। अगर ओड आ जाता है तो मैं कहूंगा कि साई मेरे पास क्या है? एंटीसिमेट्रिक, एंड दैट स्टेट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द फाइनल स्टेट ऑफ दिस न्यूट्रॉन कॉम्बिनेशंस। ओके, तो देखिए एक एक करके हम लोग वेरीफाई करते हैं। जैसे 1p1 की बात करते हैं, 1p1 के लिए बताइए s का वैल्यू कितना है? s का वैल्यू 0, ठीक है, और l का वैल्यू कितना है? 1 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर हम देखो पुट करेंगे तो -1 की पावर l का वैल्यू है 1, -1 की पावर s का वैल्यू है 0, तो 0 + 1 हो गया। तो ये कितना हो गया? देखो यहाँ से ये ओड हो रहा है और ये भी ओड हो गया, तो ओड इंटू ओड क्या होता है? इवन, तो इवन आ गया। और अगर इवन आता है तो साई क्या होता है? सिमेट्रिक। तो ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये स्टेट हमारे पास फाइनल स्टेट नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 3s1। जब 3s1 की हम लोग बात करेंगे तो s का वैल्यू कितना है? s का वैल्यू 1 है और l का वैल्यू कितना है? 0 है। ये पुट करें जरा एक बार आप, तो -1 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 0 और -1 की पावर 1 + 1। अगेन मुझे इवन मिल रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट करते हैं 3p1 की बात। 3p1 में s का वैल्यू कितना है? s का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू कितना है? तो l का वैल्यू मेरे पास है 1, पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा? -1 की पावर 1 और -1 की पावर 1 + 1। देखो ये ओड है, ये इवन है, हाँ ये सही है। ओड इंटू इवन क्या होता है? ओड। साई एंटीसिमेट्रिक मिल रहा है मुझे टोटल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 3d1 की। 3d1 में s का वैल्यू कितना है? 1, l का वैल्यू कितना है? 2। रखेंगे यहाँ वैल्यू तो -1 की पावर 2, -1 की पावर यहाँ हो जाएगा 1 + 1। इवन इंटू इवन, इवन आ जाएगा,
पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो फाइनल स्टेट होगा, ठीक है, फाइनल स्टेट इस केस में जो मुझे मिलने वाला है वो कौन सा मिलेगा, 3p1। और जब 3p1 मिलेगा तो इसके लिए s और l जो डिफाइन कर रखा है मैंने वो कितना है, s = 1, l = 1। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी s = 1 एंड l = 1। ओके, चलिए अब एक जो है क्वेश्चन हम CSR नेट का डिस्कस करते हैं। रिएक्शन जो है उसी प्रकार से हो रही है कि पायोन जो है ड्यूट्रॉन के साथ कंबाइन होकर के पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। इंट्रिंसिक पैरिटीज की वैल्यूज मुझे दे रखी हैं और स्पिन वेव फंक्शन मुझे फाइनल न्यूट्रॉन्स का बताना है। गिवन है मुझे कि न्यूट्रॉन कैप्चर हो रहा है पाई नेगेटिव से इन द l = 1 स्टेट, है ना। तो ऑप्शंस में दे रखे हैं सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, इस प्रकार से। तो जो हमारे पास रिएक्शन है पाई नेगेटिव प्लस न्यूट्रॉन गोज टू न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, ठीक है, ये मेरे पास। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखना है, जैसे 3p1 स्टेट आ रही है ना, तो उसके लिए l का वैल्यू कितना है, 1, है ना। अगर l का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मेरे पास जो वेव फंक्शन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, एंटीसिमेट्रिक ना, यानी कि पैरिटी कैसी है, पैरिटी मेरे पास में ओड है ना, ठीक है। तो पैरिटी अगर हमारे पास ओड मिल रहा है आपको, तो इस केस में आप ये देखिए कि जो इस रिएक्शन में यहाँ पर पैरिटी अगर आपको ओड मिल रहा है फाइनल स्टेट के अंदर, और ड्यूट्रॉन का कैसा होता है, इवन होता है ना, ड्यूट्रॉन की पैरिटी तो हमेशा इवन होती है। तो पाई नेगेटिव फाइनल स्टेट में पैरिटी क्या होगी बताइए। अगर इधर ओड है ना, इधर ओड है, इधर इवन है, तो इधर क्या होना चाहिए, ओड ही होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास ये जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना, वो उसमें पैरिटी कंजर्व होती है। तो ये भी आपसे हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए पाई नेगेटिव का पैरिटी क्या होगा, तो ओड होगा, है ना, फाइनल स्टेट का ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हमें कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसका वेव फंक्शन किस प्रकार का है। सो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसका स्पिन कितना है, हाफ, और इसका स्पिन कितना है, हाफ। कंबाइन होंगे तो हमारे पास नेट जो स्पिन आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, या तो 0 या फिर 1, है ना। तो स्पिन वेव फंक्शन की बात कर रहा है वो चीज़, तो ठीक है। तो स्पिन वेव फंक्शन में जो स्पिन है वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अब देखो 1 पॉसिबल नहीं है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट कर जाएगा, यानी s = 0 ही हमारे पास पॉसिबल है। और s = 0 अगर पॉसिबल है तो स्टेट कौन सी होगी, 2s + 1, देख लें एक बार कितना आ रहा है, 1, यानी सिंगलेट वेव फंक्शन हमारे पास, वेव फंक्शन का कैसा रहेगा, सिंगलेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये टिफर का क्वेश्चन है, आज ये लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टिफर का क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन है जिसका मास M है, बाइंडिंग एनर्जी B के बराबर दे रखा है। मतलब ऐसा क्वेश्चन हो गया कि एक न्यूट्रॉन है जिसका मास M के बराबर है, बाइंडिंग एनर्जी B के बराबर है ना। B हमें दे नहीं रखा उसने, लेकिन B हम निकाल सकते हैं। कैसे, हम किसी भी न्यूक्लियर के लिए बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, ZMP + NMN माइनस में M और इंटू C², ये होता है हमारे पास, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास भी मुझे दे रखा है M, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये जो Z का वैल्यू और N का वैल्यू है, ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन में H21 लिखते हैं ना, H21 इस प्रकार से H21। तो अब बताइए इसमें प्रोटॉन कितने मौजूद हैं, 1, न्यूट्रॉन कितने मौजूद हैं, 1। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं Z का वैल्यू, और N का वैल्यू कितना लिख देते हैं, 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो दे नहीं रखा है, इसका मतलब ये है कि हम निकाल भी सकते हैं। ओके, आगे हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज स्ट्रक बाय ए गामा रे फोटोन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, गामा रे फोटोन के साथ, जिसकी एनर्जी ई गामा दे रखा है। ओके, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन प्लस में गामा का हमारे दे रखा है एनर्जी ई गामा, और इसका मास दे रखा है m। तो कोरस्पॉन्डिंग जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो सिंपली हो जाएगी mc², है ना। अच्छा, फिर इसके बाद कह रहा है इट इज ऑब्जर्व्ड टू डिसइंटीग्रेट इनटू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी यहां से जो मुझे मिल रहा है दैट वाज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये मुझे एक सिस्टम में ये देखने को मिल रहा है फाइनल के अंदर। ओके, अब बाइंडिंग एनर्जी B का वैल्यू mc² से बहुत कम है, ऐसे केस में जो ई गामा का वैल्यू होगा उसका वैल्यू कितने के बराबर है, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी इसकी बहुत कम होगी तो जो भी हमारे पास गामा रे फोटोन आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो गामा रे फोटोन आ रहा है वो अपनी एनर्जी को जब खर्च करेगा, ठीक है, तो न्यूट्रॉन से जैसे वो रिएक्शन करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो इस न्यूट्रॉन की क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है इसलिए इसकी एनर्जी इतनी खर्च नहीं हो पाएगी, यानी कि जब रिएक्शन हो रही होगी तो उस समय पर इसकी जो एनर्जी होगी वो ई गामा के ही अप्रोक्स रही होगी, ठीक है। इसका मतलब जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास मिल करके बनेंगे फाइनली, तो गामा जो हमारे पास है उसने अपनी एनर्जी को किसको दे दिया, इस फाइनल प्रोडक्ट को इंपार्ट कर दिया, यानी कि इसका जो मोमेंटम है वो कितना है, ई गामा बाई सी है ना। तो यही मोमेंटम इस सिस्टम को इसने प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि इसका तो एनर्जी खर्च हुआ नहीं, इसका तो एनर्जी, क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, मानते हैं ना 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन, इसका बाइंडिंग एनर्जी इतना कम है यहाँ पर कि इसका एनर्जी खर्च हुआ नहीं दरअसल। तो ये एजम्पशन उसने दे रखा है B लेस देन mc²। उसका मतलब ये हो गया कि रेस्ट मास एनर्जी से इसका ई गामा का वैल्यू बहुत अधिक है, ठीक है।
ग्रेटर यूज कर रखा है उसने, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे भाई, बिल्कुल सिंपल है, अगर हम लोगों ने ई गामा का वैल्यू निकालना है तो आप लोग एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगा दो। तो एनर्जी कंजर्वेशन रूल से हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में mc² प्लस में यहाँ स्टार्टिंग में ई गामा एंड दिस शुड इक्वल टू, इस सिस्टम का कितना होगा एनर्जी, अंडर रूट ऑफ मोमेंटम इंपार्ट किया ना इसको, तो मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास में इस सिस्टम का ई गामा बाय सी का होल स्क्वायर सी की पावर 4, ये तो पी स्क्वायर सी की पावर 4 हो गया, प्लस में एम नोड स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एम एन प्लस एम पी, ये सिस्टम का हो गया, ठीक है, एंड देन सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी की पावर 4, वही फॉर्मूला लगाया सेम टू सेम, ठीक है। अच्छा, अब एक काम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, उसमें बी की टर्म्स में दे रखे हैं सारे, तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आप बी का वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर लेकर के आइए। तो लेकर के आ सकते हैं, अगर मैं एम एन प्लस एम पी यहाँ से हटा दूँ तो किसी प्रकार से, देखो हम इसमें अगर सोल्व करेंगे तो एम एन प्लस एम पी का वैल्यू कितना आएगा, एम एन प्लस एम पी इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आएगा बी प्लस में कैपिटल एम सी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं, ये वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से जहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में एम सी स्क्वायर, अच्छा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 होता है ना, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर सी की पावर 4 आएगी, ध्यान रखिए इसका, ठीक है, एम स्क्वायर सी की पावर 4, ठीक है, एम सी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ई गामा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में, ओके, देखो ये सी स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग ई गामा स्क्वायर, देन प्लस में फिर इसका होल स्क्वायर लग रखा है, यानी इसका होल स्क्वायर कितना हो गया, इसका होल स्क्वायर होगा बी प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब इसको अंदर ले जाएंगे ना तो सी स्क्वायर हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, और यही कंप्लीट हमारे पास इसका होल स्क्वायर लग रखा है, तो ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर लग जाएगा हमें, ओके। बस ई गामा के लिए सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने की कोशिश करेंगे, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस ई गामा स्क्वायर प्लस में हो गया 2 ई गामा एम सी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ई गामा स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस में 2 बी एम सी स्क्वायर, ये आ गया, कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है, यस, ई गामा स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ओके, और ई गामा निकालना है तो ई गामा का वैल्यू आ गया, इसको नीचे भेज दो, तो मेरे पास हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एम सी स्क्वायर एंड प्लस में हो गया 2, नहीं है बी है ना, बी आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और अगर आप ऑप्शंस को देख रहे हैं इसमें हाफ जो है ना वो बाहर ले रखा है, तो देखो हाफ अगर बाहर ले लेंगे इसमें से तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हाफ बाहर लेने के ऊपर बी स्क्वायर डिवाइड बाई एम सी स्क्वायर एंड प्लस में हो जाएगा 2b, ठीक है, तो दिस इज अवर ई गामा, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए, न्यूट्रॉन को हम लोगों ने पढ़ा, ओके। तो होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।